हेलो स्टूडेंट, हम प्रकाश का परावर्तन कर रहे थे और इसमें अवतल दर्पण द्वारा बनी प्रतिबिंब की स्थिति को देख रहे थे। इसमें दो शर्त हमने देख लिया था। आज हम तीसरा देखेंगे। इसमें क्या देखेंगे, वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो। कहाँ हो? वक्रता केंद्र मतलब एकदम सी पर स्थित हो। देखिए सी से क्या है, ओ और ओ डैश क्या है, वस्तु है। ओ डैश से एक किरण निकल रही है प्रकाश की, जो यहाँ पर टकरा रही है। टकराने के बाद किससे गुजर रही है? फोकस से। फिर दूसरी किरण ओ डैश से टकरा रही है। टकराने के बाद कहाँ? बी से गुजर रही है। किससे? बी से गुजर रही है। और दोनों जहाँ मिल रही है, मिलाने पे एक प्रतिबिंब बन रहा है। जो जहाँ मिल रही है, मिलाने पे आई और आई डैश प्रतिबिंब बन रहा है। बस यही है, ठीक है। तो इसमें क्या, प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? वक्रता केंद्र पे होगा, वास्तविक होगा, उल्टा हुआ आकार में वस्तु के बराबर होगा। वास्तविक होगा, उल्टा होगा, वह आकार में वस्तु के बराबर होगा। इसको वर्णन करना होगा। तो देखिए, जो चीज़ हमने अभी समझाया वही चीज़ करना है। वस्तु ओ डैश वक्रता केंद्र सी पर है। ओ डैश का है, वक्रता केंद्र सी पर है। ओ डैश से मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली आपतित किरण ओ डैश ए परावर्तित होकर एफ से होकर जाती है। और दूसरी आपतित किरण ओ डैश बी जो फोकस एफ में से होकर जाती है, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये दोनों किरणें बिंदु आई डैश पर काटती हैं, जो ओ डैश का प्रतिबिंब है। आई डैश से मुख्य अक्ष पर लंब आई डैश वस्तु ओ डैश का पूरा प्रतिबिंब है। आई डैश क्या है? वस्तु ओ डैश का पूरा प्रतिबिंब है। तो ये हमारा पहली स्थिति हो गया, वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो। तो चलिए ये चौथी स्थिति को देखते हैं। वस्तु मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो। सी और एफ के बीच है। वस्तु क्या सी और एफ के बीच स्थित है। वही काम है। ओ डैश है। ओ डैश से किरण चली जो फोकस से गुजर गई। फिर ओ डैश से किरण चली जो फोकस से गुजरती है और इसके समांतर हो जाती है। ये क्या है? ओ डैश से किरण चली जो मुख्य अक्ष के समांतर होती है, तो फोकस से गुजरती है। और एक किरण चली जो फोकस से गुजरती है तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। दोनों जहाँ पे एक दूसरे को काटेंगे वहीं पे हमारा क्या होगा? प्रतिबिंब बनेगा। प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा। वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा तथा वस्तु से बड़ा बनेगा। अब इसको विस्तार में देखते हैं क्या लिखा गया। इसी तरह से लिखना है, कभी कभी आ जाता है पूरा डिटेल में आपको लिखना होता है, तो ऐसे लिखना होगा। वस्तु ओ डैश दर्पण के मुख्य फोकस एफ तथा वक्रता केंद्र सी के बीच में स्थित है। वस्तु ओ डैश दर्पण के मुख्य फोकस एफ तथा वक्रता केंद्र सी के बीच में स्थित है। ओ डैश से मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली आपतित किरण, देखिए वस्तु ओ डैश दर्पण के मुख्य फोकस एफ तथा वक्रता केंद्र सी के बीच स्थित है। तो ओ और ओ डैश स्थित है। ओ डैश से मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली आपतित किरण, ओ डैश के समांतर मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण चल रही है। कौन सा है? ओ डैश ए। समांतर चलने वाली आपतित किरण ओ डैश ए परावर्तित होकर मुख्य फोकस एफ से होकर जाती है। परावर्तित होकर मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। परावर्तित होकर मुख्य अक्ष के, देखिए ये आ रही है, ये क्या? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। दोनों परावर्तित किरणें आई डैश पर काटती हैं, एक दूसरे को क्या है? आई डैश पे काट रही हैं, जो ओ डैश का प्रतिबिंब है। आई डैश क्या है? ओ डैश का प्रतिबिंब है। आई डैश से मुख्य अक्ष पर लंब आई डैश वस्तु ओ डैश का पूरा प्रतिबिंब है। तो ये हमारा क्या हो गया? वस्तु मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो। तो ये स्थिति का हो गया पूरा डिटेल में। ऐसे ये एग्जाम में जैसा नंबर आएगा उसके अकॉर्डिंग आप वर्णन करिएगा, एकदम ऐसे ही सचित्र बना के करना है। चलिए इसका नेक्स्ट स्थिति देखते हैं। वस्तु मुख्य फोकस पर स्थित हो। वस्तु क्या है? मुख्य फोकस पर स्थित हो। प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा हुआ वस्तु से बड़ा होगा। प्रतिबिंब क्या होगा? वास्तविक उल्टा वस्तु से बड़ा बनेगा। प्रतिबिंब क्या बनेगा? वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा। और वस्तु कहाँ स्थित है? मुख्य फोकस पे। तो देखिए वही चीज़ हमने लिखा जो अभी आपको समझाएंगे, ठीक है। देखिए मुख्य फोकस ओ डैश है। फिर ओ डैश से क्या? एक किरण चली। ओ डैश से एक किरण चली जो मुख्य फोकस से गुजर गई। फिर दूसरी किरण देखिए सी से गुजर रही है, तो ये पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो यहाँ टकरा के क्या होगा? वापस आ जाएगी। क्या होगा? वापस आ जाएगी। तो प्रतिबिंब क्या है? अनंत बन रहा है। तो वास्तविक उल्टा वस्तु से बड़ा बनेगा। और कहाँ बनेगा? अनंत पर। देखिए वही चीज़ है। वस्तु ओ डैश मुख्य फोकस एफ पर है। मुख्य फोकस किस पे? एफ पे है। और ओ डैश से मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली आपतित किरण, ओ डैश से मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण चल रही है। ओ डैश ए
क्या चल रही है, ओ डैश ए चलिए परावर्तित होकर मुख्य फोकस से होकर गुजरती है, मुख्य फोकस से गुजर रही है। ओ डैश से चलने वाली दूसरी आपतित किरण, ओ डैश से दूसरी आपतित किरण जो पीछे बढ़ाने पर वक्रता केंद्र सी से गुजरती है, किससे गुजर रही है, सी से गुजरती है। दर्पण से परावर्तित होकर उसी मार्ग पर लौट आती है, उसी पर लौट आएगी। ये दोनों किरणें समांतर होने का अनंत पर अक्ष के नीचे मिलती हैं, समांतर अनंत पर अक्ष के नीचे मिलती है, जहाँ ओ डैश का प्रतिबिंब बनता है, जहाँ ओ डैश का प्रतिबिंब बनता है। तो ये हमारा क्या स्थिति होगी, वस्तु मुख्य फोकस पर स्थित हो तब। अवतल दर्पण द्वारा बनने वाली प्रतिबिंब की अंतिम स्थिति, देखिए प्रतिबिंब का वस्तु ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच हो, वस्तु कहाँ है, ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच में है, वो ओ डैश का है, ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच में है। देखिए वैसे ही है, क्या एक प्रकाश की किरण चली जो ओ डैश से ए की चली और ये कहाँ पे से गुजर रही है, एफ से गुजर रही है। दूसरी प्रकाश की किरण चल रही है जो सी से गुजर रही है, फिर अपने पाथ में वापस आ जा रही है। इसी को हम क्या कर रहे हैं, पीछे बढ़ा रहे हैं, इसी को हम क्या कर रहे हैं, पीछे बढ़ा रहे हैं। जहाँ मिलेगी वहाँ पे हम मिला देंगे तो वही हमारा क्या होगा, प्रतिबिंब हो जाएगा। आई डैश क्या हो जाएगा हमारा, ये प्रतिबिंब हो जाएगा। तो इसी को हमने यहाँ पे विस्तार में लिखा हुआ है, वस्तु ओ डैश ध्रुव पी तथा मुख्य फोकस एफ के बीच में है। ओ डैश से मुख्य के अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें ओ डैश ए परावर्तित होकर मुख्य फोकस एफ में से होकर जाती हैं। दूसरी किरणें ओ डैश बी दर्पण पर अभिलंबवत गिरती हैं, अतः परावर्तित होकर उसी मार्ग पर लौट आती हैं। देखिए दोनों हमने बताया था, ये दोनों परावर्तित किरणें दर्पण के पीछे बिंदु आई डैश से आती हुई प्रतीत होती हैं, अतः आई डैश बिंदु ओ का आभासी प्रतिबिंब है, आभासी है। आई डैश से मुख्य अक्ष पर लंब आई डैश वस्तु का पूरा प्रतिबिंब होगा। अब देखिए कहाँ बनेगा प्रतिबिंब, दर्पण के पीछे बनेगा, आभासी होगा, सीधा व आकार में वस्तु से बड़ा होगा। दर्पण के पीछे बनेगा, आभासी होगा, सीधा व आकार में वस्तु से बड़ा होगा। तो ये हमारा अंतिम स्थिति थी, यहाँ पे हमारा अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनने की स्थिति पूरी हो जाती है। अब छोटा सा टॉपिक देते हैं, अवतल दर्पण का उपयोग। अवतल दर्पण का उपयोग, देखिए इसको सेविंग दर्पण में दाढ़ी बनाने वाले जो दर्पण होता है उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। छोटे अवतल दर्पण द्वारा प्रकाश की किरणें परावर्तित करके डॉक्टर आँख, दांत, नाक, गले आदि का निरीक्षण करते हैं। आँख, दांत, गले आदि का निरीक्षण करने के लिए भी अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए, सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए होता है। अवतल दर्पण का उपयोग टेबल लैंप के शेड में किया जाता है। अवतल दर्पण का उपयोग टेबल लैंप के शेड में किया जाता है। परावर्तक दूरदर्शी में परवलाकार अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। परावर्तक दूरदर्शी में परवलाकार अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। परावर्तक दूरदर्शी में परवलाकार अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। यहाँ से हमारा अवतल दर्पण खत्म हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, उत्तल दर्पण करेंगे। और चैनल पर नया है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो अच्छा लगता है तो इसको शेयर करिए, अपने फ्रेंड के भी शेयर करिए, और इसका फ़ायदा उठाएं। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।